हेलो गाइस, आज हम कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय नंबर 2 के अभ्यास के प्रश्न कराएंगे। ये हमारा पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। निम्नलिखित को पृथक करना है। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन में पृथक करने में तो हम वाष्पीकरण का उपयोग करेंगे। पहला आंसर हो जाए इसका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण करेंगे तो सोडियम क्लोराइड में का वाष्पीकरण करेंगे तो जल उड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड रह जाएगा, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने में, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने में। तो इसमें क्या होगा, ऊर्ध्वापातन की विधि अपनाएंगे। तो ऊर्ध्वापातन की विधि से क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने में ऊर्ध्वापातन कर देंगे तो इन दोनों तत्वों को हम अलग कर लेंगे। तीसरा है धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। धातु के छोटे टुकड़े पड़ गए हैं कार के ऑयल इंजन में, तो छानने की विधि से इसको हम अलग कर लेंगे। छान लेंगे तो धातु के छोटे टुकड़े ऊपर रह जाएंगे और जो तेल है वो नीचे चला जाएगा। चौथा है दही से मक्खन निकालने के लिए। दही से मक्खन निकालने के लिए हम अपकेंद्रीकरण करेंगे, यानी दही को मक्खन से के साथ हिलाएंगे उसको, और भारी पदार्थ जो है नीचे बैठ जाएगा और हल्का पदार्थ ऊपर आ जाएगा। तो अपकेंद्रीकरण करके हम उसको बाहर कर लेंगे। अगला सवाल है जल से तेल निकालने के लिए। तो जल से तेल निकालने के लिए हम की पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। किसका विधि का उपयोग करेंगे, की पृथक्करण। इसका उत्तर होगा की पृथक्करण में क्या करेंगे कि जल और तेल का पृथक्करण करने के लिए पहले हमने उसमें आगे के चैप्टर में बताया था कि पृथक्करण विधि से कर लेंगे। उसके बाद है आपका चाय से चाय की पत्ती को पृथक करने में। तो छानने की क्रिया से छान लेंगे तो चाय की पत्ती वो ऊपर हो जाएगी और चाय की पत्ती ऊपर रह जाएगी और चाय नीचे चला जाएगा। अगला है बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने में। तो बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। एक चुंबक ले लेंगे और बालू के ऊपर रखते चले जाएंगे और सारा जो कील होगा वो चुंबक में चिपक कर आ जाएगा। उसके बाद है भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में। भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में ओसा लेंगे, जैसे गांव में ओसाते नहीं है, सूप से इस तरह से ओसा लेंगे और ओसाने की विधि से हम उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद है आपका ओसाने की विधि है। उसके बाद है पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी है तो उसको पानी से अलग करने में तो फिटकरी डालकर फिर निथारने की क्रिया अथवा अपकेंद्रीकरण। पहले उसमें फिटकरी डाल देंगे, फिर इसको निथार लेंगे, छान लेंगे, या अपकेंद्रीकरण कर देंगे। अपकेंद्रीकरण करने से भारी तत्व नीचे आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, हल्के तत्व बाहर आ जाएंगे, तो उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, तो इसको पृथक करने में हम क्रोमेटोग्राफी, एक होता है क्रोमेटोग्राफी की सहायता से हम इसको अलग कर लेंगे। दूसरा सवाल है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलन, घुलनशीलता, अघुलनशील, घुले, फिल्ट्रेट तथा
अवशेष शब्दों का प्रयोग करो। यानी चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का उपयोग करेंगे, उसमें ये सारे शब्द आ जाने चाहिए, इसका हमको प्रयोग करना है। तो देखिए चरण फर्स्ट में क्या करेंगे। चरण फर्स्ट में हम करेंगे, एक पतीली में थोड़ा पानी विलायक लेकर गर्म करते हैं। एक पतीली में थोड़ा पानी ले लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। चरण सेकंड में क्या करेंगे, चरण फर्स्ट में करेंगे, एक पतीली में थोड़ा पानी विलायक लेकर गर्म करते हैं। दूसरे में एक पतीली में थोड़ा चाय की पत्ती डालते हैं और उसी पतीली में क्या करते हैं, चरण सेकंड में उसी पतीली में चाय की पत्ती डाल देते हैं। तीसरा चरण है, उबलते पानी को चाय की पत्ती डालेंगे। एक पतीली में थोड़ा चाय की पत्ती डालते हैं और उबलते पानी में चाय की पत्ती डालेंगे। जब पानी उबलने लगेगा तो उसमें चाय की पत्ती डाल देंगे। एक कप चीनी डाल देंगे, उसमें एक कप चीनी डाल देंगे। छन्नी से छान लेते हैं और विलेन में एक कप दूध डाल देते हैं। छन्नी से छान लेंगे और विलेन में एक कप दूध डाल देते हैं। छन्नी से छानने के बाद दूध डाल देते हैं। चाय तैयार हो जाती है। चाय बनकर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। चाय तैयार हो जाती है। चाय की पत्ती जो अघुलनशील है रह जाती है। चाय की पत्ती जो अघुलनशील है ऊपर रह जाती है, जबकि चाय का छना हुआ भाग विलेय है। चाय का छना हुआ भाग विलेय जो घुल जाता है। चीनी और दूध घुलनशील विलेय है। चीनी और दूध जो है घुलनशील विलेय है, ये घुल जाता है। ठीक है, चीनी और दूध जो है घुलनशील विलेन है और ये आपका घुल जाता है। तो इस तरह से चाय की पत्ती को जो है हम ये चाय तैयार करने के लिए जिन चरणों का उपयोग करते हैं, इतने चरणों की सहायता से हम चाय की पत्ती को चाय से अलग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया, हमने समझा दिया आपको। चैप्टर आप पढ़ेंगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है इसका, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। पहले इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चरण सेकंड से इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो आपके दो क्वेश्चन इसमें हो गए। इन दोनों क्वेश्चन को आप हल करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। जैसे बेल आइकन को दबाएंगे मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। ये नोट्स के लिए, नोट्स बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए इसका तीसरा सवाल कहता है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता की विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। अब विलेय पदार्थ क्या है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। ये दिया हुआ 383 केल्विन ताप पर, 383 केल्विन ताप पर ये है, 283 केल्विन ताप पर ये है, 293 केल्विन ताप पर ये है, 313 केल्विन ताप पर ये है, 333 केल्विन ताप पर ये है और 353 केल्विन ताप पर ये है। पहला है 100 ग्राम जल में 313 केल्विन पर 50 ग्राम जल में 300, ये 100 ग्राम जल है, ये 100 ग्राम में लिया है और 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी, हम 50 ग्राम के लिए ले रहे हैं। तो ये 100 ग्राम का दिया है और 313 से पूछ रहा है, तो 313 पर पोटेशियम नाइट्रेट का 100 ग्राम का घुलनशीलता जो दी हुई वो 62 है। कितना दिया हुआ, 62 है। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है 100 ग्राम विलायक में विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा को उस विलयन में विलेय की घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है,
ये निश्चित ताप और दाब पर होता है। तो 313 केल्विन पर 100 ग्राम जल की अधिकतम 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोला जा सकता है। 313 पर, यहाँ देखिए 313 दिया हुआ है, 313 पर जो है ये 313 पर हम 62 ग्राम को घोल लेते हैं। 313 पर ये 62 ग्राम घुल जाता है। तो इसलिए 313 पर 50 ग्राम, 62 का आधा हो जाएगा 31 ग्राम। 62 का आधा कितना हो जाएगा? 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोलेगा। क्लियर हो गया? 100 ग्राम का है 62, तो 50 ग्राम का 31 ग्राम हो जाएगा। दूसरा कहता है कि प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो क्या ये अवलोकित करेगी? स्पष्ट करें। विलयन ठंडा होगा तो ये क्या अवलोकित करेगी? स्पष्ट करना है आपको। तो देखिए हमने इसका आंसर लिख दिया है कि 300 कक्षीय ताप को 20 सेंटीग्रेड लगभग लिख सकते हैं। जो कक्षा का ताप होता है, कमरे का ताप होता है, उसको हम कितना लिख सकते हैं? 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना होता है तो 273 जोड़ देते हैं तो 293 केल्विन हो जाएगा। तो 253, सॉरी, इसको जब जोड़ देंगे तो 3 7 दोनों 293 केल्विन हो जाएगा। तो 253 केल्विन पर 100 ग्राम जल की अधिकतम 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घोल सकते हैं। देखो 353 पर 353 ये दिया हुआ है, 353 ये दिया हुआ है, 353 लास्ट में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? 353 का दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 100 ग्राम जल के अधिकतम पोटेशियम क्लोराइड घोला जा सकता है। पोटेशियम क्लोराइड कितना है? पोटेशियम क्लोराइड सबसे तीसरे नंबर पर है। तो तीसरे नंबर पर 54 ग्राम, तीसरे नंबर पर कितना है? 54 ग्राम, जबकि 253 केल्विन पर 100 ग्राम जल अधिकतम 54 ग्राम, ये 54 ग्राम दिया हुआ है। 54 ग्राम ये घोल सकता है। ये 54 ग्राम देखिए यहाँ पर, ये 54 ग्राम लिखा हुआ है। क्या? पोटेशियम क्लोराइड घोल सकता है 54 ग्राम। जबकि 293 केल्विन पर 100 ग्राम जल अधिकतम 35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को घोल सकता है। और 293 केल्विन पर, 293 केल्विन पर देखिए, 293 केल्विन पर यहाँ पर देखिए 293 केल्विन पर कितना जोड़ सकता है? 35 ग्राम। 293 केल्विन पर अधिकतम 35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को घोल सकता है। तापमान घटने के साथ साथ ठोसों के द्रव में घुलनशीलता जो होती है, घुलनशीलता भी घट जाती है, अतः पोटेशियम क्लोराइड का पाउडर नीचे बैठना प्रारंभ कर देता है। तो इसका उत्तर यही होगा। देखिए चार्ट में दिया हुआ है, उसकी सहायता से हमने इसका उत्तर लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि विलयन ठंडा होगा तो क्या आप अवलोकित करेंगे। तो जब विलयन ठंडा होगा यानी 253 पर 100 ग्राम अधिकतम 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घोल सकता है, तो 293 पर 35 ग्राम घोल सकता है। तो क्या हो जाएगा? विलयन जब ठंडा होगा तो नीचे उसके क्रिस्टल जो होते हैं वो बैठ जाएंगे। ठीक है, तो पहले का तीसरे क्वेश्चन का आपका पहला नंबर और ए बी आपका स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ तक पहले ले लीजिए आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट। उसके बाद इसके दूसरे हिस्से का स्क्रीनशॉट जो है यहाँ से ले लीजिए। ये तीसरे का ए और बी पार्ट का आंसर हो जाता है। और सी पार्ट का आंसर देखते हैं। सी पार्ट का आंसर क्या कहता है, ये देखिए आप किताब में। ये सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट कहता है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो 293 केल्विन पर, यानी 293 केल्विन है तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बना लीजिए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। कितना आएगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता कितनी? 32 ग्राम है। यहाँ देखिए अब पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता कितनी दी हुई है? 32 ग्राम है 293 पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ने 293 पर कितना दिया है? 293 पर पोटेशियम नाइट्रेट की 32 है, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है
और अमोनियम क्लोराइड की कितनी है 37 है, अमोनियम क्लोराइड की 37 है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता सबसे अधिक है। अमोनियम क्लोराइड के 37 ग्राम घुल जाते हैं, इसलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता सबसे ज़्यादा है। अब कहता है, अगला कहता है कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ाने पर लवण की जल में घुलनशीलता बढ़ती। जब ताप बढ़ाते थे तो तापमान बढ़ाने पर लवण की जल में घुलनशीलता बढ़ती है और तापमान घटाने पर घटती है। ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न को उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ और कोलाइड विलयन, निलंबन। तो हमने संतृप्त विलयन को परिभाषित कर ही दिया था, पहले ही संतृप्त विलयन को परिभाषित कर दिया था। किसी विशेष तापमान पर कोई विलयन जितने अधिकतम विलय को घोलने में सक्षम होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी विशेष तापमान पर कोई विलयन जितने अधिकतम विलय को घोलने में सक्षम होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ये हमने पहले ही परिभाषा दे दी है। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा भी हमने दे दी है। जिस पदार्थ का रंग, स्वाद और बनावट एक जैसा होता है, यानी जिस पदार्थ का रंग, स्वाद और बनावट देय तापमान और दाब पर हमेशा समान रहता है वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थ का रंग, स्वाद और बनावट देय तापमान और दाब पर हमेशा समान रहता है वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो इसकी हमने परिभाषा वैसे बता दी थी, कोलाइड की परिभाषा बता दी है, निलंबन की परिभाषा बता दी है, तो इसको परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। अब अगला आता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। समांगी मिश्रण कौन सा है और विषमांगी मिश्रण कौन सा है। आप समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो समांगी मिश्रण में क्या क्या आएगा देख लीजिए। समांगी मिश्रण में आएगा सोडा जल आएगा, बर्फ आएगा, सिरका आएगा, छनी हुई चाय आएगी, ये समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण में क्या आएगा, लकड़ी आएगा, वायु आएगा और मिट्टी आएगा। तो हमने छाट के यहाँ पर अलग कर दिया है, यहाँ पर हमने छाट के अलग कर दिया है। जिस पर टिक लगा हुआ है पेंसिल का वो समांगी मिश्रण है, जो सादा सादा है वो विषमांगी मिश्रण है। तो इस तरह से इसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, आप किस प्रकार पुष्ट करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है। किस प्रकार पुष्ट करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव जो है वो शुद्ध जल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि दिया गया रंगीन द्रव जो है शुद्ध जल है, हम उसके क्वथनांक की जांच करते हैं, उसके टेम्परेचर की जांच करते हैं। शुद्ध जल 373 केल्विन और समान दाब 1 एटीएम पर उबलता है, लेकिन लवण मिला जल 373 से उच्च तापमान पर उबलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि द्रव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है तो वो जो है शुद्ध है, अन्यथा उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, उसमें कुछ अशुद्धियाँ तो मिली हुई हैं। तो ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा मैंने क्वेश्चन चूँकि जब ये चैप्टर लिखाया था तो मैंने लिखा दिया है, और वैसे दोनों का जो हमने समांगी मिश्रण और शुद्ध द्रव का परिभाषा बोल दिया, अगर उससे लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। और इस तरह से हमने इसको बता दिया है कि क्या करेंगे। तो इसके बारे में अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, उसके बाद इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। टिंडल प्रभाव को
नमक का घोल नहीं प्रदर्शित, दूध केवल टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। हमने बता दिया है कि दूध जो है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तत्व कौन है, यौगिक कौन है और मिश्रण कौन है? तो सोडियम तत्व है, मिट्टी मिश्रण है, चीनी का घोल मिश्रण है, चांदी तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट तत्व है, टिन जो है कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, टिन जो है तत्व है और सिलिकॉन जो है वो भी तत्व है। तो हमने ई का मतलब है तत्व, एम का मतलब है मिक्सचर यानी मिश्रण और सी का मतलब है कंपाउंड यानी आपका ये है यौगिक। तो 8वां क्वेश्चन लिख लीजिए आप। 8वां क्वेश्चन सिलिकॉन हो गया और 8वां क्वेश्चन उसी में आ जाइए। कोयला मिश्रण है, वायु मिश्रण है, साबुन मिश्रण है, मीथेन यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है और रक्त जो है वो मिश्रण है। तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, सी मतलब केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण के धातु को मिलाना ये भौतिक परिवर्तन है। खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनाना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो हमने 7वें और 8वें क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख भी दिया है और हमने टिक की सहायता से किताब में बता भी दिया है। तो 7वें 8वें का अगर क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से पहले आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद जो है 7वें 8वें क्वेश्चन का ये स्क्रीनशॉट जो है यह पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। तो हमने किताब में भी बता दिया और यहाँ पर भी बता दिया है। तो इस तरह से दूसरा चैप्टर हमारा दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। और ये नोट्स के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। नोट्स हमने पूरा लिखा दिया है, उसको भी लिख लीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जब बेल आइकन को दबा देंगे तो हमको वीडियो भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जैसे बेल आइकन को दबाएंगे और हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद।